हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आपके एग्जाम्स बहुत पास में हैं और आप बहुत टाइम से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैम एमटीपी लेकर आ जाइए जून 22 एग्जाम की सीरीज 2 वाली। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप चैनल पर नए हैं और अगर आप भी सीए फाउंडेशन जून 22 एग्जाम्स के लिए रीसेंट एमटीपीज तलाश रहे हैं जो कम्प्लीटली सॉल्व करी हुई हो, तो जून 22 सीए फाउंडेशन एग्जाम्स के लिए जो सीरीज 1 एमटीपी है, अकाउंट्स, बीसीके, इकोनॉमिक्स, इन सारे सब्जेक्ट्स के एमटीपीज हमने कम्प्लीटली अच्छे तरीके से सॉल्व करवाई है और वो आपको सभी लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मैं हूं सृष्टि अग्रवाल, योर इकोनॉमिक्स बीसीके एजुकेटर एट चैनल यूनिकॉम। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज डू। ऑल्सो लेट मी इन्फॉर्म यू, मैंने इकोनॉमिक्स का मैराथन रिविजन स्टार्ट करवाया है 11 जून से। 4 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी है। आप देखना चाहते हैं अगर, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी। इकोनॉमिक्स और बीसीके का चैप्टर वाइज रिवीजन और कंप्लीट मैराथन वीडियोस भी अपलोड किए हुए हैं, उन सभी का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। सो लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। हियर इट इज इन फ्रंट ऑफ यू, इकोनॉमिक्स एमटीपी फॉर सीए फाउंडेशन जून एग्जाम सीरीज 2. So see, I hope you can see this in front of the screen. It is there on the screen. Mock test paper 2 CA Foundation paper 4 business economics part 1 हम solve करने वाले हैं 60 questions. This is the MTP for June 22, that is series 2 MTP है ये. So guys, with full focus, full energy, full confidence, let us begin the lecture, the class. एक एक MCQs देखेंगे, लॉजिक भी देखेंगे, कहाँ से क्वेश्चन पूछा ये भी देखेंगे और पहली बार आप ऐसे धांसू MCQs देख पाओगे MTP में। इन माई एक्सपीरियंस दिस इज द फर्स्ट MTP जहाँ पर इतने एनालिटिकल क्वेश्चंस दिए हैं। कई क्वेश्चंस तो बहुत शानदार ज़बरदस्त हैं, देखेंगे एक एक करके। चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर ऑफ डैश नेचर एंड आर इफेक्टेड बाय डैश। अब आपको ऊपर ऊपर से पढ़ के लगेगा कि ये क्वेश्चन तो उन्होंने अपने आप बना दिया, मॉड्यूल से नहीं आया, पर मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन भी एग्जैक्टली आपके मॉड्यूल से ही आया है। मॉड्यूल में एग्जैक्ट लाइन दी हुई है। आई विल टेल यू वेयर द लाइन इज। आपके चैप्टर 1 में है ये लाइन, पेज नंबर 1.3 पर है। कहाँ पर है? पेज नंबर 1.3 पर है। आप देखेंगे लास्ट पैराग्राफ है, तो वहां पे नीचे से 4th लास्ट लाइन, पेज नंबर 1.3 पे लास्ट पैरा में नीचे से 4th लाइन आप देखेंगे तो वो है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर ऑफ कॉम्प्लेक्स नेचर एंड दे आर अफेक्टेड बाय सेवरल फोर्सेस। ठीक है, सो दिस इज द आंसर। मॉड्यूल से आया है, इसीलिए बोलती हूँ मॉड्यूल की रीडिंग बहुत जरूरी है। क्वेश्चन 2 देखो, सर्वाइवल एंड सक्सेस ऑफ एनी बिजनेस डिपेंड्स ऑन साउंड। देखो माइंड तो हो नहीं सकता है, ठीक है, सिंपल सी बात है, साउंड माइंड तो होगा नहीं, राइट। और चलो साउंड माइंड तो नहीं होगा, उसके बाद हमारी बुक को यहीं रख लेते हैं ताकि हम टाइम टू टाइम आपको बताते रह पाऊँ मैं कि भाई कहाँ से आया है एग्जैक्टली क्वेश्चन। तो हाँ, क्वेश्चन 2 कर रहे हैं। एनवायरमेंट, एनवायरमेंट देखो साउंड या अनसाउंड नहीं होता है, वो तो हमेशा चेंज होता रहता है। हमारे डिसीजन सही या गलत हो सकते हैं, तो सेकंड का आंसर हो जाएगा सी। फाइन, चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, मैनेजमेंट ऑफ द फर्म डैश कंट्रोल ओवर मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स। अब ये क्वेश्चन भी आपको लगेगा जनरल नॉलेज का है, मॉड्यूल से नहीं होगा, बट ये भी अगेन चैप्टर 1 से आया है। चैप्टर 1 से एग्जैक्ट लाइन दी है। आई विल टेल यू कहाँ, जो हमारा टॉपिक है ना स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स है ना, स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स में मैक्रो इकोनॉमिक्स वाला जो पार्ट है तो वहाँ दिया है ये। दिस इज ऑन पेज नंबर, एग्जैक्ट पेज नंबर है 1.10। इसमें लास्ट लाइन देखो, द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म हैज नो कंट्रोल। देखो प्लीज टेक आउट योर मॉड्यूल, चैप्टर 1 का यूनिट 1 निकालो, उसमें पेज नंबर 1.10 में लास्ट लाइन, इट हैज नो कंट्रोल ओवर मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स। बी हो जाएगा आंसर। सी देखो, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, इन अ प्लान्ड और कमांड इकोनॉमी। सबसे पहले कमेंट करके जल्दी से बता दो, जल्दी से, प्लान्ड और कमांड इकोनॉमी का और एक और नाम होता है, वो क्या होता है? प्लान्ड और कंट्रोल्ड इकोनॉमी को, कमांड इकोनॉमी को एक और नाम से जानते हैं हम। इनफैक्ट 2 और नाम है, वो मुझे बता दो कमेंट्स में जल्दी। ऑल द इकोनॉमिक डिसीजंस आर टेकन बाय गवर्नमेंट। सारे डिसीजंस कौन लेता है? गवर्नमेंट लेती है, राइट। चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, द रेगुलेटरी मैकेनिज्म ऑफ द मार्केट सिस्टम इज। तो देखो आप देखोगे मार्केट सिस्टम यहाँ लिखा है, मार्केट सिस्टम लिखा है मतलब समझ जाना सबसे पहले तो ये कैपिटलिज्म की बात कर रहा है, फ्री मार्केट इकोनॉमी की बात कर रहा है, या फिर बोलो तो
लेसे फेयर इकोनॉमी की बात कर रहा है। तो रेगुलेटरी मैकेनिज्म क्या होता है यहाँ पे? रेगुलेटरी मैकेनिज्म होता है कंपटीशन। गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती, कहती है डिमांड और सप्लाई के जो इम्पर्सनल फोर्सेस है जिसे हम प्राइस मैकेनिज्म कहते हैं वो अपने आप काम कर लेगा यहाँ पर, मतलब सब कुछ कंपटीशन के हाथ में रहता है यहाँ पर। अगर मानो वो एग्जाम में पूछता है आपसे ऐसा कुछ सवाल, व्हाट इज द मेन स्टे ऑफ कैपिटलिज्म, मेन स्टे क्या है कैपिटलिज्म का, और वो पूछता है व्हाट इज द ड्राइविंग फोर्स अंडर कैपिटलिज्म, ड्राइविंग फोर्स क्या है? तो देखो मेन स्टे तो है प्राइवेट प्रॉपर्टी, लिख लो, इसको अच्छे से याद करना है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एमसीक्यू पूछा हुआ है। कहाँ दिया है मैम? कैपिटलिज्म जहाँ शुरू हो रहा है कंसेप्ट वहीं फर्स्ट पैरा में दिया है। ड्राइविंग फोर्स इज व्हाट? प्रॉफिट मोटिव, प्रॉफिट मोटिव इज द ड्राइविंग फोर्स अंडर कैपिटलिज्म एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी और प्राइवेट ओनरशिप इज द मेन स्टे अंडर कैपिटलिज्म। ठीक है, चलो आगे चलेंगे, इसी तरीके से चीज़ों को रिवाइज करते जाएंगे, आंसर्स का पता लगाते जाएंगे, और अगर इस टाइप के सिमिलर क्वेश्चंस या सेम क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो हमें लॉजिक पता होना चाहिए, इनमें से कौन सा करेक्ट है, मिक्स्ड इकोनॉमी के बारे में करेक्ट बताना है। अगर आप एक एक करके पढ़ेंगे ये सारे के सारे करेक्ट हैं। ये कहाँ दिए हुए हैं मैम? ये सारी लाइंस आप देख सकते हो जहाँ पर चैप्टर एंड हो रहा है ना, मिक्स्ड इकोनॉमी का टॉपिक है चैप्टर 1 यूनिट 2, जहाँ पर एंड हो रहा है ना वहाँ पर ये दिया हुआ है। और ये जो लाइन देख रहे हैं आप, मिक्स्ड इकोनॉमी इज नॉट ऑलवेज अ गोल्डन पाथ बिटवीन कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म, है ना, ये सेम लाइन इसने लास्ट टाइम मतलब 2021 के ICICA फाउंडेशन एग्जाम में दी थी और क्वेश्चन पूछा था ट्रू और फॉल्स का। तो इम्पॉर्टेंट है मॉड्यूल की एक एक लाइन याद रखना। 6th का आंसर हो जाएगा डी। 7th देखो, आफ्टर रीचिंग द सैचुरेशन पॉइंट, है ना, सैचुरेशन पॉइंट क्या होता है पहले तो तुम्हें ये पता होना चाहिए क्या होता है सैचुरेशन पॉइंट। देखो सैचुरेशन पॉइंट इज दैट पॉइंट वेयर योर टोटल यूटिलिटी हैज बिकम मैक्सिमम और आपका मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गया है? 0 हो गया है। ठीक है, तो और अगर हम कंजम्पशन करेंगे एडिशनल यूनिट्स का तो ऑफकोर्स क्या हो जाएगा बताओ, हमारी जो TU है मैम, TU तो फॉल होने लगेगी। ठीक है, हाँ जी, TU तो फॉल होने लगेगी और हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो 0 हो जाएगी, यही तो होता है। तो दिस पॉइंट इज नोन एज पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन और सैचुरेशन पॉइंट। तो इसके बाद अगर कंजम्पशन करेंगे तो TU तो फॉल होने लगेगा, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये देखो कि ये आपकी टोटल यूटिलिटी ये देखो फॉल हो रही है और मार्जिनल यूटिलिटी आपकी नेगेटिव हो जाएगी। सो TU विल फॉल एंड MU टू बिकम नेगेटिव। 7th का आंसर C हो जाएगा। ठीक है, फाइन। चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 देखो, ये कहता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट वर्क्स टू एंकरेज अ कंज्यूमर टू परचेज मोर ऑफ अ प्रोडक्ट व्हेन द प्राइस ऑफ दैट प्रोडक्ट इज फॉलिंग बिकॉज। देखो ये क्या बोल क्या रहा है, मान लो एप्पल्स हैं, एप्पल्स जो है ना, एप्पल का प्राइस कम हो गया तो लोग क्या करेंगे, एप्पल की डिमांड बढ़ा देंगे क्योंकि अब एप्पल रिलेटिवली चीपर हो गया, थोड़ा सस्ता हो गया बाकी रिलेटेड गुड्स के कंपैरिजन में। बाकियों का प्राइस कांस्टेंट है, एप्पल सस्ता हो गया, लोग एप्पल ज़्यादा खरीदेंगे क्योंकि अब ये सस्ता लग रहा है। ठीक है, द प्रोडक्ट इज नाउ रिलेटिवली लेस एक्सपेंसिव देन बिफोर, दिस इज द रीजन। तो यही सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट किसने दिया मुझे जल्दी से लाइव चैट में बताओ, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट किसने दिया ये मुझे जल्दी से लाइव चैट में बता दो, है ना। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 9 है, बहुत धांसू क्वेश्चन है। सबसे पहले तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना ज़रूरी है। वाई एक्सिस ड्रॉ किया, एक्स एक्सिस ड्रॉ किया और ये एक डिमांड इलास्टिसिटी क्या है मुझे बता दो। मतलब ऐसा कुछ है कि दिस इज आर वाई एक्सिस, ये है अपना इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो यहाँ देखो ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये डिमांड इलास्टिसिटी कैसी है, इट इज इलास्टिसिटी इज इनफाइनाइट। अब हम जानते हैं देखो कि स्लोप क्या होता है, स्लोप क्या होता है, स्लोप और इलास्टिसिटी का रिलेशन ऐसा होता है, इलास्टिसिटी इज 1 अपॉन स्लोप। ठीक है, चलो तो वैसे देखो इलास्टिसिटी क्या है हमें पता है, यहाँ पे क्या है, इनफाइनाइट है ना। और हमने बचपन में पढ़ा हुआ है ना, आप बताओ पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, कि किसी भी हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप जो है वो 0 होता है ना, होता है। तो चलो वैसे भी देख लो, प्रूव कर देती हूँ आपको। इलास्टिसिटी क्या होता है, 1 अपॉन स्लोप, स्लोप क्या है यहाँ पे 0 है,
तो 1 डिवाइडेड बाय 0, अगर किसी भी चीज़ को आप 0 से डिवाइड करते हो तो इनफाइनाइट ही आता है। तो दोनों तरीके से मैंने प्रूव कर दिया। हमने बचपन में पढ़ा भी है स्लोप 0 होता है हॉरिजॉन्टल लाइन का, और ये डायग्राम हमने इलास्टिसिटी में पढ़ा है कि व्हेन हॉरिजॉन्टल डायग्राम होता है तो इलास्टिसिटी इनफाइनाइट होती है। और ये रिलेशनशिप हमेशा याद रखना, इलास्टिसिटी और स्लोप का, 1 अपॉन स्लोप, ठीक है, ये हमेशा याद रखना। तो दिस इलास्टिसिटी इज 1 अपॉन स्लोप, तो 1 अपॉन 0 इज इनफाइनाइट, अगेन वी प्रूव्ड इट, राइट। तो इतना तो समझ आ गया। इसी तरीके से देखो दूसरा भी हम डायग्राम ड्रॉ करके देख लेते हैं। यहाँ पे एक परफेक्टली इलास्टिक का कर लिया, अब परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड कर्व बनाओ। देखो ये तुम जानते हो ये एक वर्टिकल लाइन है, ये y एक्सिस है, एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 0, ठीक है, ये x एक्सिस है। अब यहाँ पे देखो, आप जानते हो वर्टिकल लाइन का स्लोप क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। बचपन में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, मतलब इतना तो समझ आ गया कि इलास्टिसिटी और इनफाइनाइट का रिलेशन कैसा हो गया, ठीक है। तो 1 अपॉन स्लोप इज इक्वल्स टू इलास्टिसिटी, ठीक है। हाँ, तो ये समझ आ गया। तो मतलब फर्स्ट जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है, इट विल बी द राइट आंसर। जब हमारी स्लोप डिमांड कर्व की 0 होती है तो इनफाइनाइट इलास्टिसिटी होती है, और जब स्लोप इनफाइनाइट होता है, यहाँ देखो स्लोप इनफाइनाइट है तो इलास्टिसिटी 0 है। आई होप दिस इज क्लियर। अच्छा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को मार्क कर सकते हो 9th क्वेश्चन को अपने रेफरेंस के लिए, क्योंकि ये मॉड्यूल में नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इम्प्लाइज दैट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फिर से बोल रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अलग है। देखो क्या है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इम्प्लाइज व्हाट। तो भाई डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की बात कर रहा है। अब देखना, डिमिनिशिंग मतलब डिक्रीज हो रही है, मार्जिनल यूटिलिटी तो हमें पता ही है, लॉ ऑफ DMU। अब मुझे जल्दी से लाइव चैट में कमेंट करके बता दो, नीचे कमेंट करके मुझे बताओ कि लॉ ऑफ DMU किसने दिया था, कौन लेकर आया था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। अब देखो DMU इम्प्लाइज दैट, देखो ये तो आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब आपको कंफ्यूजन होगा मैम A या D, तो देखो A आंसर नहीं है, क्यों, यहाँ लिखा है ओवर टाइम। कहता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ गुड डिक्रीज होती जाती है, डिमिनिश होती जाती है ओवर टाइम। देखो ओवर टाइम नहीं कम होती है, ये कैसे कम होती है, ऑन द कंटिन्यूअस कंजम्पशन ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट्स, ठीक है। अगर आप कंटिन्यूसली स्टैंडर्ड यूनिट्स को, होमोजेनियस आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करते जाते हैं तो हर सक्सेसिव यूनिट से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी, एक्सपेक्टेड एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन कम होता जाता है। ओवर टाइम मार्जिनल यूटिलिटी कम नहीं होती। जो इस थियोरी को लेकर आए थे उसका नाम आप मुझे नीचे बताएंगे। उन्होंने कहा जैसे जैसे आप और यूनिट्स कंज्यूम करोगे एक्स्ट्रा यूटिलिटी कम होती जाएगी, नॉट ओवर टाइम बट ऑन द कंजम्पशन ऑफ सक्सेसिव यूनिट्स। तो ये ओवर टाइम की वजह से गलत हो गया। अब वैसे सोचो इसका आंसर D क्यों है, D क्यों है, देखो ये क्या कह रहा है, फर्स्ट यूनिट ऑफ अ गुड कंज्यूम्ड विल कंट्रीब्यूट मोस्ट टू द कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। बिल्कुल सही बात है, जब हमें बहुत भूख लगी होती है, हम पहली चपाती खाते हैं तो इतना सेटिस्फैक्शन मिल जाता है। सो द फर्स्ट यूनिट विल गिव यू द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। आई होप दिस इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10 आंसर विल बी D। क्वेश्चन 11 देखो, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट। लॉ ऑफ DMU क्या बोलता है, क्या बोलता है, देखो लॉ ऑफ DMU क्या बोलता है, इट सेज बियॉन्ड सम एडिशनल यूनिट्स, बियॉन्ड सम पॉइंट, एक पॉइंट के बाद में जो भी एडिशनल यूनिट्स एक प्रोडक्ट यील्ड करेगा, इट विल गिव लेसर एंड लेसर सेटिस्फैक्शन टू अ कंज्यूमर, ठीक है। देखो लॉ ऑफ DMU क्या कहता है कि जैसे जैसे हम और कंजम्पशन करते जाते हैं, एक पॉइंट के बाद एडिशनल यूनिट्स जो हैं वो हमें लेसर एंड लेसर एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन देते हैं। एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन का मतलब क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी। समझ गए बात, है ना। तो एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन वो हमें देते हैं कम से कम। मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश होती जाती है एक पॉइंट के बाद, तो इसका आंसर हो जाएगा B। समझ गए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ये है धांसू क्वेश्चन, फिर से बोल रही हूँ ये है धांसू क्वेश्चन। बहुत सारे धांसू शानदार क्वेश्चन इस बार MTP में इंस्टीट्यूट ने डाले हैं, आई मस्ट से, ये बात तो एकदम पक्की है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, मार्शलियन थियोरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर इज बेस्ड ऑन। तो सबसे पहले तो मार्शल, दो थियोरी हमने कंज्यूमर बिहेवियर चैप्टर 2 में पढ़ी है। एक तो एल्फ्रेड मार्शल ने दी थियोरी, ठीक है,
बिल्कुल सही बात है। एक हिग्स एंड एलन ने दी। अल्फ्रेड मार्शल ने दी कौन सी थ्योरी? कार्डिनल थ्योरी, है ना, जो कहता है यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। और हिग्स एंड एलन ने दी हमें ऑर्डिनल अप्रोच, यानी कि इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस, आईसी एनालिसिस अप्रोच, राइट। तो जो ये बात किसकी कर रहे हैं? अल्फ्रेड मार्शल ने जो थियोरी दी है उसकी बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन में कि ये किस पर बेस्ड है। तो इसकी बेसिक अजम्पशंस की बात करें, 9 अजम्पशंस आपके मॉड्यूल में दिए हुए हैं, मैंने आपको याद भी करवाए थे, RCCI प्लस फिर उसके बाद कॉन्स्टेंसी ऑफ you have to use continuous consumption, then standard units, homogeneity, and then it was related to money, that yes, और एक और अजम्पशन थी जनरल अजम्पशन। तो ऐसे 9 अजम्पशंस थी। अब देखो हाइपोथेसिस ऑफ इंडिपेंडेंट यूटिलिटी तो था ही इसमें से एक अजम्पशन, ये वाला, है ना। ये क्या है? हाइपोथेसिस ऑफ एडिटिव यूटिलिटी। ये तो हमने पढ़ा ही नहीं मैम, ये तो वर्ड सेंटेंस मॉड्यूल में कहीं पर भी नहीं है। तो ये कहाँ से आ गया, है ना? ये देखो ये कहाँ से आ गया। हाइपोथेसिस ऑफ एडिटिव यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? ये कहता है कि मान लो आपने अलग अलग गुड्स कंज्यूम किए, जैसे गुड ए कंज्यूम किया आपने, ठीक है, फिर आपने गुड बी कंज्यूम किया, आपने बहुत सारे गुड्स कंज्यूम किया और गुड सी कंज्यूम किया, ठीक है। आपको इनसे जो जो यूटिलिटीज़ मिली है ना इंडिपेंडेंटली, 10 यूटिल्स, 20 यूटिल्स, 8 यूटिल्स, है ना, इन सबको ऐड कर दो आप टोटल यूटिलिटी डिराइव करने के लिए। ये बस यही बोलता है हाइपोथेसिस ऑफ एडिटिव यूटिलिटी, यही बोलता है, इतना समझ लो बहुत है। तो मार्शल की जो अजम्पशंस थी ना, उनमें से एक अजम्पशन जो आपके मॉड्यूल में दी है वो है हाइपोथेसिस ऑफ इंडिपेंडेंट यूटिलिटी। तो ये हाइपोथेसिस ऑफ एडिटिव यूटिलिटी भी बिल्कुल सही है, ठीक है, ये मॉड्यूल में नहीं दिया बट ये सही है। तो मार्शल की जो थियोरी है कार्डिनल अप्रोच, वो इस पर भी बेस्ड है। तो आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, दैट इज सी विल बी द आंसर। समझ गए बात? तो इसको भी मार्क कर लेना। ये एक धांसू क्वेश्चन और था, 9th क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन, 12th, तीनों ही अच्छे क्वेश्चन थे। क्वेश्चन 13 देखो, डिमांड एंड डैश आर द फोर्सेस दैट मेक मार्केट इकोनॉमीज वर्क। अब मार्केट इकोनॉमीज पढ़ते हैं क्या समझ जाओगे मैम? ये बात करता है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, लेसे फेयर इकोनॉमी या फ्री मार्केट इकोनॉमी की, मतलब, ठीक है। तो डिमांड एंड सप्लाई, ये तो आंसर बहुत सिंपल होता है, हम सब जानते हैं, इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, कंप्यूटर्स एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आर। कंप्यूटर और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर किस तरीके के गुड्स हैं? मैंने आपको बताया हुआ है कि गुड्स का जब भी क्वेश्चन आता है तो हम कैसे उनको देखेंगे कि वो रिलेटेड है कि अनरिलेटेड। अगर अनरिलेटेड गुड्स हैं तो उनकी क्रॉस इलास्टिसिटी हो जाती है 0, और अगर रिलेटेड गुड है तो हम देखते हैं कि वो सब्स्टिट्यूट्स हैं या कॉम्प्लीमेंट्स हैं। अगर वो सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं तो उनकी क्रॉस इलास्टिसिटी होती है पॉजिटिव, और अगर वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं तो उनकी क्रॉस इलास्टिसिटी होती है नेगेटिव। कंप्यूटर्स और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर साथ साथ चलते हैं, दे आर यूज्ड टुगेदर, हम साथ साथ हैं, है ना, याद आया? तो हम साथ साथ हैं मतलब दे आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अगर पूछा होता है इनकी क्रॉस इलास्टिसिटी कैसी है, पॉजिटिव या नेगेटिव, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की क्रॉस इलास्टिसिटी नेगेटिव होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 15, फिर से एक अलग टाइप का क्वेश्चन है जो आपके मॉड्यूल में नहीं दिया है, आपके मॉड्यूल में नहीं दिया है, बहुत धांसू क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। देखो क्या बोल रहा है ये बोलता है स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व इज 0.6, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज, हमें फाइंड करनी है, ठीक है। इनिशियल प्राइस दिया है 30 और इनिशियल क्वांटिटी दिया है 100, मतलब P दिया हुआ है 30, क्वांटिटी दिया है 100, क्या हो गई? देखो P दिया है 30, क्वांटिटी दिया है 100 और स्लोप दिया हुआ है हमें, स्लोप क्या दिया है 0.6। अभी मैंने आपको बताया था, अब अगर आपको इलास्टिसिटी निकालनी है तो कैसे निकालोगे? इलास्टिसिटी कैसे दिया है? 1 अपॉन स्लोप, यही होता है इलास्टिसिटी, 1 अपॉन स्लोप, मतलब 1 डिवाइडेड बाय 0.6 एंड दिस विल गिव यू, हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 1 डिवाइडेड बाय 0.6 कितना होगा? 1. ये क्या आएगा? दिस विल बी 1.67। समझ गए? ये क्या आ गया हमारा? इलास्टिसिटी।
मेरी बात समझो, P दिया है, Q दिया है, स्लोप दिया है। स्लोप और इलास्टिसिटी के बीच का रिलेशन क्या होता है? इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1/स्लोप। ये तो होता ही है ना। कैसे होता है, प्रूव करना है तो देखो मैं आपको ये भी बता दूं। स्लोप क्या होता है, सबसे पहले तो ये चीज समझो, ये दोनों चीजें अलग हैं। स्लोप इज व्हाट? रेट ऑफ चेंज अलोंग द y एक्सिस अपॉन चेंज अलोंग द x एक्सिस। अगर हम एक डिमांड कर्व बनाते हैं तो इधर प्राइस लिखते हैं, इधर क्वांटिटी, तो y एक्सिस पे चेंज इन p होता है और x पे चेंज इन क्वांटिटी होता है। ये तो स्लोप हो गया, ठीक है। इलास्टिसिटी क्या होता है? इलास्टिसिटी इज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसको क्या ऐसे लिख सकते हो? चेंज इन Q डिवाइडेड बाय Q मल्टीप्लाई बाय P अपॉन चेंज इन P। क्या ऐसे लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हैं मैम, ठीक है। तो इसको क्या ऐसे भी लिख सकते हो? चेंज इन Q अपॉन चेंज इन P इंटू P बाई Q। बिल्कुल लिख सकते हैं मैम, ठीक है। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखो, ये फॉर्मूला भी हमें पता है, ये भी चीज़ हमें पता है, ये तो बेसिक है, ये तो हमें पता है। अब यहाँ से देखो, इसको चेंज इन Q अपॉन चेंज इन P है ना, इसकी जगह क्या हम 1/स्लोप लिख दें? 1/स्लोप लिख दें, या जो भी स्लोप है ना। स्लोप क्या है? चेंज डेल्टा P अपॉन डेल्टा Q। बट इलास्टिसिटी के इस पार्ट में देखो, फॉर्मूला के इस पार्ट में क्या आ रहा है? ये स्लोप का उल्टा है ना, तो स्लोप का उल्टा कर दो, 0.6 का उल्टा कर दो, 1/0.6, तो ये क्या आ जाएगा? दिस इज 1.67 इंटू P बाई Q। समझ गए बात को, है ना। तो यहाँ पर बेसिकली हमारी इलास्टिसिटी जो हमें कैलकुलेट करने को बोली है वो कैसे आएगी? डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P, है ना, मतलब स्लोप का उल्टा, यानी 1.67 इंटू इनिशियल P अपॉन इनिशियल Q। ठीक है, चलो निकाल दो आंसर, इंटू 330 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, चलो तो आपका आंसर आ जाएगा स्ट्रेट 0.4999, मतलब कि 0.5। ठीक है, आई होप आप ये समझ गए हैं। एक बार फिर से बता देती हूँ, P दिया है, Q दिया है, स्लोप दिया है। इलास्टिसिटी क्या होता है? 1/स्लोप, वो निकाल दिया। अब ये हम जानते हैं, देखो ये वाला फॉर्मूला हम जानते हैं ना। तो इलास्टिसिटी इज व्हाट? डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P बाई Q। ठीक है, तो ये हमें पता है डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P क्या है? स्लोप का उल्टा, मतलब 1.67, और P और Q दिया हुआ है, ये हमने वैल्यूज डाल दी और ये आंसर आ गया। ठीक है, ये भी ठीक अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा अलग था, इसको भी आप मार्क कर लो। तो अभी तक मैंने 9, 10th, 12th और 15th ये क्वेश्चंस आपको मार्क करवाए हैं जो थोड़े अलग हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट वाज अ टर्म कॉइन्ड बाय जेम्स बॉन्ड। जेम्स बॉन्ड मैंने क्लास में याद करवाया था आपको, जेम्स बॉन्ड के नाम से याद कर लो कि जेम्स बॉन्ड साहब जो है वो बेरीज खाने गए थे, बेरीज खरीदने गए थे, उनको बेरी खाने का मन था, सो इट इज जेम्स बॉन्ड, जेम्स दूसन बेरी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 17 थी, एक अलग टाइप के क्वेश्चन है जो आपके मॉड्यूल में नहीं दिए हुए हैं, है ना। 3-4 ऐसे क्वेश्चन इस बार एमटीपी में। देखो क्वेश्चन 17 क्या बोल रहा है, इन स्टेटमेंट्स को आपको कंसिडर करना है। ये अजर्शन है, अजर्शन मतलब एक स्टेटमेंट, एक बात बोली और उसका रीजन दिया हुआ है। अब देखो फर्स्ट क्या कहता है, डिमांड कर्व इज वर्टिकल व्हेन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 0। अब आप बताओ, ये डिमांड कर्व वर्टिकल होता है जब इलास्टिसिटी 0 होती है। ठीक है भाई, डिमांड यहीं पे प्राइस चेंज हो रही है तो बात तो सही है, इलास्टिसिटी क्या है? 0 है, बिल्कुल सही है, ये तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही है। सेकंड देखो, सेकंड रीजन क्या है, MU ऑफ अ प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग। नहीं, मार्जिनल यूटिलिटी कैसी होती है? मार्जिनल यूटिलिटी का अगर डायग्राम बनाओगे तो वो ऐसा होता है, इट इज ऑलवेज डिक्रीजिंग। MU हमेशा डिमिनिशिंग होता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यही तो कहता है, MU हमेशा डिमिनिशिंग होता है। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है, तो फर्स्ट इज ट्रू, A is true, the second statement is false, A is true, B is false, ठीक है, R is false, तो C आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 18, ये क्या बोलता है? ये क्वेश्चन भी अच्छा है, सिंपल सा है। अगर आपने ये कंसेप्ट पढ़ा है, कल ही मैंने मैराथन में इसको रिवाइज करवाया है, मैंने मैराथन वीडियोस के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं, चैप्टर वाइज मैराथन। हम जानते हैं कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है, व्हाट अ कंज्यूमर इज विलिंग और रेडी टू पे माइनस व्हाट ही एक्चुअली पेज, एक्चुअल प्राइस क्या है। ठीक है, ओके। और हम ये भी जानते हैं कि अगर ये एक्चुअल प्राइस बढ़ जाती है, ये प्राइस बढ़ जाती है तो कंज्यूमर सरप्लस का अमाउंट कम हो जाएगा एंड वाइस वर्सा। तो एक्चुअल प्राइस बढ़ती है तो कंज्यूमर सरप्लस कम हो जाता है, और एक्चुअल प्राइस अगर
कम होती है तो कंज्यूमर सरप्लस बढ़ जाता है। इसमें प्राइस बढ़ गई तो कंज्यूमर सरप्लस रिड्यूस हो जाएगा। 18th का आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो 19th क्या बोल रहा है, कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन ही और शी इज डिराइविंग डैश सेटिस्फैक्शन। इस क्वेश्चन को भी मैं अच्छा स्टार मार्क करवाऊंगी, ट्रिकी क्वेश्चंस में से एक है ये। आप बताओ आंसर क्या होगा, आपको क्या लगता है व्हाट विल बी द आंसर ऑफ 19th क्वेश्चन। ये मैंने आज ही जो मैराथन लेक्चर लिया था, ठीक है, जो बेसिकली 2 दिन पहले आ चुका है, तो मैराथन लेक्चर में मैंने आपको बताया कंज्यूमर का एक ही उद्देश्य है, उसको सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम चाहिए, ठीक है। बट कैसी मैक्सिमम पॉसिबल सेटिस्फैक्शन, ये आंसर नहीं होगा। क्या मैक्सिमम आंसर नहीं होगा इसका, मोर एप्ट मोर करेक्ट आंसर है मैक्सिमम पॉसिबल सेटिस्फैक्शन। और ये सेम सेंटेंस आपको मिलेगा चैप्टर 2 यूनिट 2 की समरी में। देखो समरी में जाओ, चैप्टर 2 के यूनिट 2 की समरी में जाओ और आपको सेम सेंटेंस मिलेगा, पॉसिबल मैक्सिमम पॉसिबल लिखा है वहाँ पर। इसलिए बोलती हूँ मॉड्यूल की एक एक लाइन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छे से समरी दी हुई है, चैप्टर्स के यूनिट्स के बाद ज़रूर पढ़ लेना, उनको फ़ायदा होगा। क्वेश्चन 20 देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द इनडिफरेंस कर्व। इनमें से कौन सा सही है इनडिफरेंस कर्व के बारे में। तो भाई ये देखो क्या है, कैन नेवर बी पैरेलल टू ईच अदर, ऐसा तो नहीं है। आर ऑलवेज पैरेलल, ऐसा भी नहीं है। दे मे नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, टू आईसीज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो टू आईसीज मे नॉट इंटरसेक्ट तो गलत है, दे विल नेवर इंटरसेक्ट। अगर यहाँ लिखा होता टू आईसीज नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर तो ये सही होता, ठीक है। तो बचा क्या हमारे पास डी, और वैसे भी डी बहुत ही प्लेन स्टेटमेंट है, सही है, न्यूट्रल है। देखो टू आईसीज मे बी पैरेलल टू ईच अदर, मे नॉट बी पैरेलल, हो सकता है वो पैरेलल हो सकता है वो नहीं हो, ठीक है। अब आप लोग जल्दी से काम करेंगे। अगर आपने नोट किया हो कि अभी तक हमने 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, तो इन 20 क्वेश्चन में से कितने इनकरेक्ट हुए, कितने सही हुए, कितना आपने स्कोर किया, वो मुझे बताना, कमेंट्स में बताना, लाइव चैट में नहीं, नीचे कमेंट्स में बताओ। और ये भी बताओ कि अब क्या करोगे, 21 से 40 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो वहाँ पे लिखते जाओ एक पेपर पे 21 का आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या है, 22 का क्या है, और फिर बताना मुझे कितने सही हुए कितने गलत। चलो आगे चलते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। क्वेश्चन 21, लॉ ऑफ ईपी मार्जिनल यूटिलिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। ये कब यूज़ करते हैं हम, इसको हमने पढ़ा है चैप्टर 2 के यूनिट 2 में, थियरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर में, है ना। तो ईपी मार्जिनल यूटिलिटी हम जानते हैं, व्हेन मोर देन टू और मोर देन 2 गुड्स आर यूज्ड, तो हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करते हैं लॉ ऑफ ईपी मार्जिनल यूटिलिटी से, ठीक है। क्वेश्चन 22 देखो फिर से, ये कहता है, क्वेश्चन 22 कह रहा है कि एक असर्शन है, मतलब एक स्टेटमेंट दिया हुआ है आपको ये वाला, और एक रीजन है, बताओ क्या सही है क्या गलत। कंज्यूमर सरप्लस इज द डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल प्राइस, अभी देखा था, व्हाट अ कंज्यूमर इज विलिंग टू पे और रेडी टू पे, माइनस एक्चुअल प्राइस। ये तो बिल्कुल सही बात है, ये तो बिल्कुल सही बात है। सेकंड देखो इसका रीजन क्या बता रहा है, क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप है प्राइस और कंज्यूमर सरप्लस के बीच में। ये भी सही है, अभी हमने देखा अगर प्राइस बढ़ता है तो कंज्यूमर सरप्लस कम हो जाता है, और प्राइस कम होता है तो कंज्यूमर सरप्लस बढ़ जाता है। सो ए इज ट्रू एंड ऑल्सो आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो दोनों ही सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ए, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 23, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है। सब्स्टिट्यूट्स में क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, अभी हमने रिवाइज किया था, पॉजिटिव होती है। तो अगर डायग्राम बनेगा सब्स्टिट्यूट्स के क्रॉस इलास्टिसिटी का तो कैसा बनता है, ऐसा बनता है, ठीक है। और कॉम्प्लीमेंट्स का कैसा बनता है, ऐसा। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में नेगेटिव होती है। सब्स्टिट्यूट गुड्स का एग्जाम्पल क्या हो गया, टी और कॉफी। कॉम्प्लीमेंट्स का प्रिंटर एंड इंक कार्ट्रिज। चलो 24 देखो, ये क्वेश्चन भी आपके मॉड्यूल में नहीं है, इसको भी आप मार्क करेंगे। कैसे, ये नहीं दिया हुआ डायरेक्टली आपके मॉड्यूल में। ओल्डेस्ट अप्रोच टू थियोरी ऑफ डिमांड इज द कार्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच किसने दी थी, एल्फ्रेड मार्शल ने। एल्फ्रेड मार्शल ने और क्या दिया था, याद करो जल्दी जल्दी, उन्होंने दिया था हमें वेलफेयर डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। उन्होंने हमें दिया था वेलफेयर डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट, एल्फ्रेड मार्शल ने, ठीक है। तो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच इज द ओल्डेस्ट अप्रोच टू थियोरी ऑफ डिमांड, क्वेश्चन 24, ठीक है। चलो ओके, उसके बाद अब हम आगे चलेंगे। रिटर्न्स टू अ फैक्टर, क्वेश्चन नंबर 25 कहता है रिटर्न्स टू अ फैक्टर रेफर्स टू द इफेक्ट ऑन टोटल आउटपुट ऑफ चेंजेस इन। तो देखो रिटर्न्स टू अ फैक्टर का मतलब क्या होता है, रिटर्न्स टू स्केल का मतलब तो लॉन्ग रन होता है ना। रिटर्न्स टू अगर स्केल होता है यहाँ तो हम लॉन्ग रन की बात करते हैं। रिटर्न्स टू फैक्टर का मतलब क्या होता है, शॉर्ट रन होता है ना। मतलब इट इज टॉकिंग अबाउट लॉ ऑफ
वेरिएबल प्रोपोर्शंस। अगर आपको ध्यान हो मॉड्यूल में साफ लिखा हुआ है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस का दूसरा नाम है रिटर्न्स टू अ फैक्टर। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि दो ही फैक्टर्स लेते हैं हम, है ना, लेबर और कैपिटल, दो ही तो फैक्टर्स लेते हैं, एक तो वेरिएबल होता है और एक फिक्स्ड होता है। तो हम क्या देखते हैं आउटपुट पे क्या फर्क पड़ेगा अगर एक फैक्टर यानी वेरिएबल फैक्टर में हमने चेंज किया। तो इस वेरिएबल फैक्टर यानी लेबर में चेंज करते हैं हम और आउटपुट पे इम्पैक्ट देखते हैं। तो दिस इज व्हाट वन फैक्टर विल ओनली चेंज। तो 25th का आंसर हो गया ए। ये भी थोड़ा घुमा के पूछा, इम्प्लाइड क्वेश्चन था, लैंग्वेज अच्छा था, मार्क कर सकते हो। 26 देखो, अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज सेड टू बी सुपीरियर इफ इट्स एक्सपेंडिचर इलास्टिसिटी इज। धांसू क्वेश्चन है भाई, धांसू धांसू क्वेश्चन है। आप गेस कर सकते हो ये कौन से टॉपिक से है, कैन यू गेस इट। सुपीरियर, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और एक्सपेंडिचर इलास्टिसिटी की बात कर रहा है। देखो सबसे पहले मैं आपको बताऊं एक्सपेंडिचर इलास्टिसिटी क्या होता है। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी ड्यू टू द परसेंटेज चेंज इन एक्सपेंडिचर ऑन द कमोडिटी, ठीक है। एंड ये एक्सपेंडिचर हम कितना करते हैं फाइनली किस पे डिपेंड करता है, हमारी इनकम पे, ठीक है। चलो अब देखो हमने कॉक डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ा हुआ है जिसमें हम कहते हैं क्वांटिटी, है ना, इज अ फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल, और ये ए होता है और ये बी होता है, ठीक है। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि ए प्लस बी इज़ ग्रेटर देन 1 हो सकता है, ए प्लस बी इज़ इक्वल टू 1 हो सकता है और ए प्लस बी इज़ लेस देन 1 हो सकता है। दिस इज़ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, ठीक है। एंड दिस इज़ कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, याद है कि नहीं है। एंड दिस इज़ डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, याद है ना। चलो ये सब हमने पढ़ा था, याद है। अब देखो ध्यान से मेरी बात सुनना, ये बोल रहा है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन होगा यहाँ पे, लेबर और कैपिटल, इनकी एक्सपेंडिचर इलास्टिसिटी की बात कर रहा है ये, ठीक है। मतलब लेबर की, ये जो ए है ना ये क्या है, लेबर की एक्सपेंडिचर इलास्टिसिटी, और ये बी जो है ये क्या है, कैपिटल की एक्सपेंडिचर इलास्टिसिटी। अब ध्यान से सुनो मेरी बात, एकदम ध्यान से। ये कॉक डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब यहाँ ये कह रहा है जो ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है ना, ये सुपीरियर कब कहलाएगा, ये सुपीरियर कब कहलाएगा। तो सुपीरियर का मतलब क्या होता है, मतलब मान लो सुपीरियर का मतलब क्या है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिलने चाहिए। सिंपल सी बात है, आपको ये समझ में आ जाना चाहिए। ये बोल रहा है एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो सुपीरियर कब कहलाएगा, जब उसकी एक्सपेंडिचर इलास्टिसिटी कैसी होगी। तो कॉक डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन में दो फैक्टर्स लेते हैं हम, लेबर और कैपिटल, दोनों की एक्सपेंडिचर इलास्टिसिटी कैसी होनी चाहिए, अगर वो सुपीरियर होना चाहिए। मैं कहती हूँ कि वो जो लेबर है, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, जो कैपिटल है, वो सुपीरियर है, मतलब वो बहुत अच्छा क्वालिटी का है, एफिशिएंसी अच्छी है। मतलब अगर मान लो, इसका सिंपल मीनिंग क्या हो गया, मान लो हमने इनपुट्स में इंक्रीज़ किया 10%, तो अगर वो फैक्टर सुपीरियर है, उसकी वो एफिशिएंट है, तो आउटपुट कितना बढ़ जाना चाहिए, मोर देन 10%। मतलब ये इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल होना चाहिए। तो a प्लस बी शुड बी ग्रेटर देन 1, इट शुड एक्सीड यूनिटी। आई होप तुम समझ गए हो, इट शुड एक्सीड यूनिटी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 26 का करेक्ट आंसर। एक्सपेंडिचर इलास्टिसिटी शुड बी मोर देन 1, ठीक है। क्यों, क्योंकि फैक्टर सुपीरियर बोल रहा है ये, ठीक है। फैक्टर इज सुपीरियर, मतलब जितना इनपुट में हम बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे, उससे कहीं ज़्यादा आउटपुट बढ़ के मिलेगा हमें। इट इज़ अ सुपीरियर फैक्टर का निशानी, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। क्वेश्चन 27 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। आप पढ़ो LAC। अगर आपको LAC का कंसेप्ट क्लियर नहीं है, मैंने बहुत डिटेल वीडियो बनाया है 40 मिनट्स का, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, उसको देख लेना, जल्दी से क्लियर हो जाएगा। इट इज़ द लीस्ट कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ईच लेवल ऑफ आउटपुट, राइट। इट इज़ नोन एज एनवेलोप कर्व बिकॉज ये शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व्स को होल्ड करके रखता है। इट इज़ यू शेप्ड, बिल्कुल सही। ये बोर्ड शेप्ड भी बोलते हैं इसको, ठीक है, बोर्ड शेप्ड भी बोलते हैं, फ्लैट एंड यू शेप्ड भी बोलते हैं। सो सारे ही सही है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, ईच वन ऑफ ABC सारे के सारे ही सही है। तो 1D आंसर हो जाएगा, 1, 2 and 3 ऑल आर ट्रू, ठीक है। 28 देखो, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स only applies in cases where diminishing returns कब अप्लाई करता है, बताओ। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स ये कब की बात कर रहा है, शॉर्ट रन की। और शॉर्ट रन में क्या होता है, एटलीस्ट वन फैक्टर, मिनिमम वन फैक्टर इज फिक्स्ड फैक्टर, एटलीस्ट एक तो फिक्स्ड होना ही चाहिए।
देयर इज एटलीस्ट मिनिमम वन फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, तभी हम कहते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है या शॉर्ट रन का डिमिनिशिंग रिटर्न्स है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 29, इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल एक्सप्लेन व्हाई द, क्या एक्सप्लेन करते हैं, याद करो हमने ऐसा पढ़ा हुआ है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व में अच्छे से, ये थोड़ा सा गड़बड़ा गया भाई, ठीक है। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व में अच्छे से हमने पढ़ा हुआ है LAC में कि जो ये LAC का डिमिनिशिंग पार्ट होता है, दिस इज़ बिकॉज ऑफ द इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ये जो कांस्टेंट पार्ट होता है फ्लैटेंड यू शेप, दिस इज़ बिकॉज इकोनॉमीज आर काउंटर बैलेंस्ड बाय डिस इकोनॉमीज। और फिर उसके बाद में ये देखो राइजिंग पार्ट ऑफ LAC होता है, दिस इज़ बिकॉज ऑफ डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो इकोनॉमीज और डिस इकोनॉमीज एक्सप्लेन करते हैं लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व के टिपिकल यू शेप को। मतलब लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व एक्चुअल में टिपिकली कैसा होता है, ऐसी शेप का होता है अगर हम अच्छे से देखें तो, ठीक है। So this is because of economies, this is because of diseconomies. Here economies get balanced or counterbalanced by diseconomies. I hope this is clear. ये क्वेश्चन भी वो एग्जाम में काफ़ी बार पूछ चुका है, 2 बार तो पूछ ही चुका है कि LAC लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व का फॉलिंग पार्ट जो है उसका रीज़न क्या है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अब ये देखो क्वेश्चन 30, प्रोडक्शन फंक्शन ऐसे दिया हुआ है, अब वही कॉप डॉगलेस वाला ही पार्ट है, Q इज इक्वल टू K L कैपिटल A और B, है ना। ये क्या है यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में, दिस इज 4 लेबर की पावर 1/2 और कैपिटल की पावर 2/3 ऐसा दिया है इसमें, ठीक है। चलो अब हमें क्या देखना है, हमें A + B करके देखना होता है। चलो करो A + B मतलब हाफ प्लस 2/3, तो ये आ जाएगा LCM लेके नीचे 3 + 4 दैट इज 7/6 which is greater than 1, of course 1 point something आंसर आएगा ना, 1 point something, ठीक है। तो which is greater than 1, अगर A + B हम जानते हैं if A + B is greater than 1, तो यहाँ पे इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल होता है लॉन्ग रन की कॉप डॉगलेस प्रोडक्शन फंक्शन से रिलेटेड है ये भी, अभी हमने रिवाइज किया था। 30th का आंसर हो जाएगा A। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। चलो अभी देखो 31 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द स्लोप ऑफ आइसोकॉस्ट लाइन। आइसोकॉस्ट लाइन क्या होता है भाई, आइसोकॉस्ट लाइन याद करो, आइसोकॉस्ट लाइन एक ऐसी लाइन जिस पर जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हम यूज़ करेंगे उनकी कॉस्ट सेम आएगी, राइट। तो आइसोकॉस्ट लाइन के स्लोप में चेंज कब आएगा, या तो देखो फैक्टर प्राइस, लेबर या लैंड की कैपिटल की फैक्टर प्राइस चेंज हो जाए या टोटल कॉस्ट ही बदल जाए, है ना। तो टोटल कॉस्ट ही बदलेगी तब तो आइसोकॉस्ट लाइन शिफ्ट हो जाएगी, है ना। और अगर किसी भी एक या दोनों फैक्टर की प्राइसेस बदल गई तो भी शिफ्ट होगा आइसोकॉस्ट लाइन में, ठीक है। तो आई एम सॉरी, शिफ्ट नहीं होगा, स्लोप चेंज होगा, ज़रूरी नहीं है शिफ्ट हो, बट स्लोप तो बदल ही जाएगा। तो इनमें से कुछ भी हो गया ना तो स्लोप बदल जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा C। अब 32 देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अगर आपको इकोनॉमीज़ और डिस इकोनॉमीज़ का कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप वीडियो रेफर कर सकते हैं, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, छोटा सा वीडियो है, पॉइंट्स याद भी करवा दिए हैं। तो इनमें से कौन सा इंटरनल इकोनॉमीज़ नहीं है, यहाँ देखो आपने नहीं भी पढ़ा तो आप पता लगा सकते हो। इकोनॉमीज़ ड्यू टू लोकलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़। इंटरनल इकोनॉमीज़ का मतलब आप कुछ कर रहे होंगे इंटरनली अपने फर्म में, उसकी वजह से आपको फ़ायदा हो रहा है। बट अगर पूरी की पूरी इंडस्ट्री लोकलाइज हो रही है तो आप तो कुछ नहीं कर रहे हैं ना, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, मतलब दिस इज़ एन एक्सटर्नल रीज़न, है ना। तो इनमें से यही तो पहचानना था कौन सा इंटरनल नहीं है, मतलब एक्सटर्नल है, ठीक है। तो C आंसर हो गया। अब देखो क्वेश्चन 33, आइसो क्वांट वर्ड इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स। ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको मार्क करो। 33 बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आइसो एंड क्वांट, आइसो का मतलब इक्वल है, क्वांट का मतलब क्या है ये मैंने चीख कर तुम्हें मैराथन में भी बताया है। आइसो का मतलब है इक्वल, है ना, आइसो क्वांट का। और क्वांट का मतलब क्या है, यहाँ पे क्वांटिटी का मतलब होता है कितना प्रोडक्शन किया आपने, प्रोडक्शन बोले तो कितना आउटपुट आपने बनाया। क्वांटिटी सप्लाइड भी नहीं, डिमांडेड भी नहीं, और क्वांटिटी सोल्ड भी नहीं, क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड यहाँ पे होता तो वो भी सही हो जाता, क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड, ठीक है। चलो तो दिस इज व्हाट, दिस इज आउटपुट, क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। ये क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट कर्व इज नॉट इन यू शेप। ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है, दिस इज एग्जामिनर्स फेवरेट, ये आपके मॉड्यूल के बैक क्वेश्चन में से भी एक है। आप जानते हैं यू शेप्ड कर्व्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। दिस इज योर एवरेज कॉस्ट कर्व, है ना, दिस इज योर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व,
फिर एक मार्जिनल कॉस्ट कर्व होता है जो इनके दोनों के मिनिमम पॉइंट से कट करता हुआ जाता है, ऐसे है ना, ये हो गया मान लो मिनिमम पॉइंट, मार्जिनल कॉस्ट कर्व, ये सारे कर्व्स यू शेप्ड होते हैं। एवरेज फिक्स कॉस्ट इज नोन एज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये क्या होता है, दिस इज लाइक दिस, एवरेज फिक्स कॉस्ट ऐसा होता है, ठीक है। दिस इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये यू शेप्ड नहीं होता, नॉट इन यू शेप, मतलब AFC, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 35 क्या बोल रहा है, गिवन टोटल कॉस्ट इज दिस, हाउ मच इज टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एट Q इज इक्वल टू 2000, ठीक है। जब क्वांटिटी 2000 होगी तब बोल रहा है टोटल फिक्स कॉस्ट क्या होगी। आपको बस इतना ध्यान होना चाहिए कि टोटल कॉस्ट क्या होता है, फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब भाई इतना याद रखो कि जो ये टोटल फिक्स कॉस्ट है, इट इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ आउटपुट, इट इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ आउटपुट। चाहे आपका आउटपुट यानी कि प्रोडक्शन 0 हो या 5000 हो या फिर जैसा कि क्वेश्चन में बोला है 2000 हो, फिक्स कॉस्ट ऑलवेज रिमेन्स फिक्स्ड, ये तो फिक्स्ड ही रहेगा। यहाँ देखो इस इक्वेशन में टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू दिस इज फिक्स्ड कॉस्ट और ये पार्ट हो गया वेरिएबल कॉस्ट का। तो सिंपल सी बात है, सीधे सीधे पता लगा सकते हो, यहाँ पे क्वांटिटी 2000 है तो फिक्स कॉस्ट कितना होगा, 2000 ही होगा। अगर क्वांटिटी यहाँ पे 20,000 होती तो भी फिक्स कॉस्ट पूछता तो 2000 ही होता। यहाँ क्वांटिटी 2 यूनिट होती, Q इज इक्वल टू 2, तो भी फिक्स कॉस्ट तो 2000 ही रहता, क्योंकि जब हमारा आउटपुट या प्रोडक्शन है ना, टोटल प्रोडक्शन हमारा 0 होता है तभी भी हमारी कुछ फिक्स कॉस्ट तो होती है और वो हमेशा फिक्स्ड ही रहती है, इस केस में 2000 है। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है, समझ गए बात। अब देखो क्वेश्चन नंबर 36, मार्जिनल रेवेन्यू फॉर कंपनी मोनोपोली फर्म इज लेस देन द प्राइस बिकॉज, ये देखो ये तो हम सबको पता है क्या केस होता है भाई, ऐसा कुछ होता है कि मार्जिनल रेवेन्यू तो ये हो गया, ठीक है मान लो, और प्राइस ये हो गई, दिस इज योर मार्जिनल रेवेन्यू एंड दिस इज योर प्राइस और एवरेज रेवेन्यू इन केस ऑफ अ मोनोपोली फर्म, मतलब जहाँ पे वो सिंगल सेलर है मोनोपोली फर्म। क्यों हमेशा हमारा मार्जिनल रेवेन्यू इज लेस देन एवरेज रेवेन्यू और प्राइस, मैंने बहुत अच्छे से यूट्यूब पे अच्छे से एक्सप्लेन किया है इसको। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे हम और बेचते हैं और ज़्यादा बेचने के लिए हमें प्राइस कम करनी पड़ती है, इन ऑर्डर टू सेल मोर वी हैव टू रिड्यूस द प्राइस, और जब हम प्राइस रिड्यूस करते हैं तब हमारा मार्जिनल रेवेन्यू और भी कम होता जाता है। मार्जिनल रेवेन्यू बहुत तेज़ गति से इंक्रीजिंग रेट से कम होता है, गिरता है एज़ कम्पेयर टू द प्राइस। डिमांड कर्व हैज़ एन नेगेटिव स्लोप, मतलब डिमांड कर्व ऐसा है ना, डिमांड कर्व बोले तो एवरेज रेवेन्यू कर्व, डिमांड कर्व जो है डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। वाई, आई टोल्ड यू इन ऑर्डर टू सेल मोर वी हैव टू रिड्यूस द प्राइजेस, दिस इज द रीजन। ये भी थोड़ा क्वेश्चन टेक्निकल टाइप का समझ लो, एनालिटिकल, इसको भी मार्क कर लो क्वेश्चन 36 को। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोलता है, इट इज सेइंग कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एक असर्शन है एक स्टेटमेंट है, रीजन है ना, असर्शन मतलब स्टेटमेंट और एक रीजन। ऑल्दो ए मोनोपोलिस्ट, मोनोपोलिस्ट का मतलब क्या होता है भाई और बहनों, मोनोपोली फर्म can charge any price he likes but he does not charge a higher price than his equilibrium price। हम जानते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होता है, जहाँ पर मैक्सिमम प्रॉफिट्स अर्न करता है एक फर्म। प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम क्या होता है, जहाँ आप मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करते हो। आप बताओ, जब आप इक्विलिब्रियम प्राइस पर ऑपरेट कर रहे हो, मैक्सिमम प्रॉफिट बना रहे हो, तो क्यों आप और ज़्यादा उससे ज़्यादा प्राइस पर ऑपरेट करोगे। आप चाहते क्या हो, मैक्सिमम प्रॉफिट बनाना, इक्विलिब्रियम प्राइस पे आप मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करते हो, तो उससे बियॉन्ड, उससे हायर प्राइस आप कभी चार्ज नहीं करोगे, ये तो बिल्कुल सही बात है। सेकंड रीज़न देखो, हायर प्राइस मीन्स फॉल इन टोटल रेवेन्यू, बिल्कुल सही है। अगर आपने ऑप्टिमम पॉइंट के बियॉन्ड, मतलब मार्जिन, ये जो होता है अपना इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, कंज्यूमर प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम के बियॉन्ड आपने कमाया, प्राइस को सेट किया, तो टोटल रेवेन्यू आपका फॉल होने लग जाएगा, बिल्कुल सही बात है। सो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, समझ गए। मोनोपोलिस्ट फर्म ये कह रहा है इक्विलिब्रियम पॉइंट पर ऑपरेट कर रहा है, जहाँ पर आपका क्या है, इक्विलिब्रियम प्राइस पर ऑपरेट कर रहा है, जहाँ आपका मैक्सिमम प्रॉफिट्स हो रहा है उसको। अब वो उसके बियॉन्ड ऑफकोर्स नहीं जाएगा, क्योंकि टोटल रेवेन्यू कम हो जाएगा, फिर फॉल हो जाएगा। 37 का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखो 38, बहुत अच्छा क्वेश्चन है 38, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो बहुत धांसू क्वेश्चन है, मज़ा आ गया क्वेश्चन देख के। देखो, शेयर ऑफ द टैक्स बॉर्न बाय सेलर विल बी लार्जर, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना, बार बार बोल रही हूँ। देखो क्या बोल रहा है, शेयर ऑफ द टैक्स बॉर्न बाय द सेलर विल बी लार्जर। अब देखो दो तरीके के गुड्स होते हैं, आपने देखे होंगे, जो डीमेरिट गुड्स होते हैं ना, डीमेरिट गुड्स होते हैं, जैसे कि सिगरेट, दारू, अल्कोहल, ये सब चीज़ें डीमेरिट गुड्स। एग्जाम्पल ले लो अल्कोहल,
इनके केस में क्या होता है, गवर्नमेंट क्या करती है, प्राइस को ज़्यादा बढ़ा देती है। कैसे बढ़ाती है, टैक्सेस बढ़ा देती है, टैक्सेस इंक्रीज कर देती है। अब ये गुड्स जो कंज्यूम करते हैं वो तो हैबिचुएटेड होते हैं इनके, है ना। एक शराबी को क्या फ़र्क पड़ता है कि अल्कोहल 100 रुपये की आ रही है 150 की, वो तो खरीदेगा, 100 की आई या 150 की। तो ये गुड्स की आदत होती है इनके कंज्यूमर्स को, है ना। सिगरेट, अल्कोहल, तंबाकू, इन सब का जो सेवन करते हैं, जो कंज्यूम करते हैं, वो हैबिचुएटेड कस्टमर्स होते हैं। तो सेलर क्या सोचता है कि यार गवर्नमेंट ने जो ये टैक्स बढ़ाया है ना, ये मैं कंज्यूमर पे शिफ्ट कर देता हूँ। पहले 100 रुपये की दारू की बोतल बिकती थी, अब जो गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया, बढ़ा दिया, वो मैं कंज्यूमर से ही चार्ज कर लेता हूँ। और कंज्यूमर क्या करेगा, कंज्यूमर बोलेगा अरे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे तो दारू पीने से मतलब है, मैं तो दे दूँगा 150 रुपये भी, खुशी खुशी दे दूँगा, इतनी बड़ी स्माइल के साथ। तो सेलर ने टैक्स का बर्डन शिफ्ट कर दिया। वो क्यों कर पाया, क्योंकि यहाँ पर गुड्स की डिमांड कैसी है, गुड्स कैसे हैं, ये हैबिट फॉर्मिंग गुड्स हैं। मतलब हैबिट फॉर्मिंग गुड्स में इलास्टिसिटी कैसी होती है, लेस देन 1, ये हमने पढ़ा है ना। पर ये क्या बोला, सेलर जो है टैक्स का बर्डन शिफ्ट कर पाया कंज्यूमर पे, क्योंकि गुड्स कैसे हैं, हैबिट फॉर्मिंग गुड्स हैं, इलास्टिसिटीज लेस देन 1 और इन इलास्टिक, राइट। लेकिन ये क्वेश्चन में उल्टा पूछ रहा है, ये बोल रहा है द शेयर ऑफ द टैक्स बोर्न बाय सेलर विल बी लार्जर। कब सिचुएशन ऐसी होगी जब गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा देगा और सेलर उसका बोझ सहेगा, सेलर पे बोझ पड़ेगा, यानी वो सेलर बढ़े हुए टैक्सेस को शिफ्ट नहीं कर पाएगा कंज्यूमर पर, कंज्यूमर पे नहीं करेगा एक्स्ट्रा टैक्स। व्हेन गुड्स आर रिलेटिवली डिमांड इज ग्रेटर इलास्टिक, हैज ग्रेटर इलास्टिसिटी, व्हेन गुड्स हैव हाई इलास्टिक डिमांड, तब। ठीक है, समझ गए, आई होप दिस इज क्लियर, इसको प्लीज़ मार्क कर लेना। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 29, ऑलिगोपोलिस्टिक इंडस्ट्रीज आर कैरेक्टराइज्ड बाय, तो फर्स्ट ऑप्शन कहता है रिलेटिवली लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल फर्म्स, बिल्कुल गलत है, यहाँ पे होता है रिलेटिवली, उल्टा दे दिया, उल्टा, रिलेटिवली स्मॉल नंबर बोले तो 2 से 10 करीबन इतने ही फर्म्स होते हैं, ऑफ लार्ज फर्म्स। क्यों, छोटे छोटे फर्म्स नहीं होते ऑलिगोपोली इंडस्ट्री में, बड़े बड़े फर्म्स होते हैं रिलेटिवली, और नंबर्स उनके कम ही होते हैं, 2 से 10 ही होते हैं। ठीक है, मे प्रोड्यूस आइदर स्टैंडर्डाइज्ड और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, सही है। ऑलवेज प्रोड्यूस डिफरेंशिएटेड, नो। ऑलवेज प्रोड्यूस स्टैंडर्डाइज्ड, नो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, साफ लिखा हुआ है आपके मॉड्यूल में। 40th का क्वेश्चन देखो, व्हेन टोटल रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग, है ना, जब आपका टीआर बढ़ रहा होता है ना, जब आपका टोटल रेवेन्यू बढ़ रहा होता है, टोटल रेवेन्यू बढ़ रहा है, ठीक है, टोटल रेवेन्यू, है ना, तब आपका मार्जिनल रेवेन्यू पे क्या फ़र्क पड़ता है भाई, मार्जिनल रेवेन्यू का क्या होता है, इट मे बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, बिल्कुल भी नहीं। डिमांड इज रिलेटिवली इनइलास्टिक, नहीं। मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा, जब तक आपका टोटल रेवेन्यू बढ़ता रहेगा इस लेवल तक, तब तक आपका मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो पॉजिटिव रहता है, इट इज़ पॉजिटिव। ठीक है, तो क्या हम कह सकते हैं कि जब हमारा टोटल रेवेन्यू फॉल करेगा, हमारा एमआर जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो जब तक टीआर हमारा बढ़ता है, हमारा एमआर पॉजिटिव रहता है। आई होप दिस इज़ क्लियर। ठीक है, अब आप मुझे जल्दी से एक बार कमेंट्स में कमेंट करके बताओ, 21 से 40th क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए, इतने क्वेश्चंस में से आपके कौन से क्वेश्चन सही हुए, कौन से गलत, ये एक बार मुझे जल्दी से बता दो। कितने मार्क्स आपने स्कोर किए, नेगेटिव मार्किंग हो रही है क्या, कितनी हो रही है, ये सब मुझे बता दो। ठीक है, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 41 से 60th लास्ट 20 क्वेश्चन देखो। 41 क्या कह रहा है, टोटल रेवेन्यू अलॉन्ग द टोटल कॉस्ट हेल्प्स टू डिटरमिन व्हाट। तो भाई टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट हमें क्या पता लगाने में मदद करते हैं भाई, देखो टोटल रेवेन्यू से जब टोटल कॉस्ट माइनस करते हैं तो टोटल प्रॉफिट्स मिल जाते हैं, है ना। अब प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट तो कब मिलता है, जब एम आर इज इक्वल टू एम सी होता है एंड एम सी शुड कट एम आर फ्रॉम बिलो, राइट, यही तो होता है, एम आर ईरा एंड एम सी शुड कट एम आर फ्रॉम बिलो, है ना, ये होता है इक्विलिब्रियम। तो लेकिन यहाँ देखो प्रॉफिट पर यूनिट तो नहीं बताता है, वो प्राइस पर यूनिट भी नहीं बताता, टोटल रेवेन्यू भी, तो मोस्ट एप्ट आंसर क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट, क्योंकि अपन ऐसे मान लेते हैं कि टी आर और टी सी का डिफरेंस अपन को टोटल प्रॉफिट देता है, और मान लो अगर टी आर टी सी पता है तो अपन ए आर ए सी पे भी आ सकते हैं, एम आर एम सी पे भी आ सकते हैं, और इसलिए अपन ये पता लगा के इक्विलिब्रियम जो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट वो फाइंड आउट कर लेंगे। क्वेश्चन 41 थोड़ा ट्रिकी था, तो इसको भी मार्क करोगे क्वेश्चन 41 को। ठीक है, ओके।
चलो अब 42 देखो, इन इकोनॉमिक्स वी आर कंसर्न विद, इकोनॉमिक्स में हम किसका ध्यान रखते हैं, किसके बारे में हम कंसिडर करते हैं, किसको पढ़ते हैं, तो वैल्यू इन यूज ओनली, एक्सचेंज वैल्यू ओनली, बोथ वैल्यू इन यूज एंड बोथ एक्सचेंज वैल्यू। तो देखो इकोनॉमिक्स में अपन केवल एक्सचेंज वैल्यू के बारे में पढ़ते हैं। एक्सचेंज वैल्यू बोले तो हम केवल इकोनॉमिक वैल्यू को कंसिडर करते हैं कि मार्केट में अगर अपन ने ये चीज़ दी तो इसके बदले क्या मिलेगा एंड ऑल। ठीक है, ये चैप्टर 4 से है, तो केवल एक्सचेंज वैल्यू को कंसिडर करते हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन 43 देखो नेक्स्ट। क्वेश्चन 43 क्या बोलता है, एक्सचेंज वैल्यू इज डिटरमिन्ड इन, एक्सचेंज वैल्यू इज डिटरमिन्ड इन। भाई एक्सचेंज वैल्यू कैसे पता चलती है हमें, मॉड्यूल में साफ लाइन दिया हुआ है ये, जहाँ पे चैप्टर 4 मार्केट शुरू हो रहा है वहीं पे है, इन द मार्केट वेयर एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टेक्स प्लेस। ठीक है, एक्सचेंज वैल्यू का पता कब लगाते हैं, कहाँ लगता है, मार्केट में लगता है जहाँ गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज होता है। क्वेश्चन 44, इन इकोनॉमिक्स जनरली द क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट इज बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ, टाइम के बेसिस पे भी होता है। किसने किया था टाइम के बेसिस पे क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट, बता दो जल्दी से मुझे। क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ये क्वेश्चन 3 बार पास्ट ईयर एग्जाम्स में पूछ लिया ICAI ने, 3 times इट हैज़ बीन आस्क्ड बाय ICAI। क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट्स ऑन द बेसिस ऑफ टाइम इज डन बाय whom। ठीक है, फिर जोग्राफिकल एरिया भी होता है, वॉल्यूम भी होता है, सो ऑल ऑफ द अबव विल बी द आंसर। ठीक है, फिर देखो क्वेश्चन नंबर 45, इफ अ फर्म्स टोटल रेवेन्यू इज नॉट इनफ टू मेक गुड even the dash, then it is better for the firm to shut down। तो आपने पढ़ा होगा 2 बिहेवियरल प्रिंसिपल्स हैं जो फर्म के दिए हुए हैं चैप्टर 4 में, तो वो शट डाउन पॉइंट के बारे में बात करता है। वो बोलता है कि अगर टोटल रेवेन्यू है ना इज लेस देन टोटल वेरिएबल कॉस्ट, या ऐसे बोल दो कि एवरेज रेवेन्यू इज लेस देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, तो हमें शट डाउन कर देना चाहिए। तो ये बोल रहा है अगर टोटल रेवेन्यू इज नॉट इनफ टू मेक गुड, मतलब अगर टोटल रेवेन्यू हमारी किस चीज़ को कवर भी नहीं कर पा रहा तो शट डाउन कर दो। तो किसको कवर नहीं कर पा रहा टोटल रेवेन्यू, भाई टोटल वेरिएबल कॉस्ट को कवर नहीं कर पा रहा। ये देखो टोटल रेवेन्यू अगर टोटल वेरिएबल कॉस्ट को कवर नहीं कर पा रहा तो शट डाउन कर देंगे। ठीक है, डी। 46 देखो, प्राइस ऑफ गुड्स एक्सप्रेस देयर, किसी भी चीज़ की प्राइस क्या एक्सप्रेस करता है, इट एक्सप्रेसेस एक्सचेंज वैल्यू और इकोनॉमिक वैल्यू। ठीक है, बोथ बी एंड सी ये दोनों सेम ही होते हैं, याद रखना। एक्सचेंज वैल्यू और इकोनॉमिक वैल्यू दीज आर सेम, है ना। चलो, तो इकोनॉमिक्स में हम क्या कंसिडर करते हैं, वी ओनली कंसिडर दिस, विच वैल्यू, इकोनॉमिक वैल्यू और एक्सचेंज वैल्यू। ठीक है, चलो 47 का क्वेश्चन देखो, व्हेन डिमांड इंक्रीज एंड सप्लाई डिक्रीज। तो ये तो कुछ नहीं है, आप सीधे सीधे डायग्राम बना के देख लो। ये इनिशियल डिमांड कर्व है और ये इनिशियल सप्लाई कर्व है, और ये हो गया आपका इक्विलिब्रियम। ठीक है भाई, है ना, दिस इज योर इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब कहता है डिमांड को तो इंक्रीज कर दो। चलो डिमांड को इंक्रीज कर दो, नया डिमांड का हो गया ये, दिस इज योर ओरिजिनल डिमांड कर्व, दिस इज D1 D1। चलो, और कहता है सप्लाई को डिक्रीज कर दो, सप्लाई को डिक्रीज करो। चलो सप्लाई को हम रेड से बना लेते हैं, डिक्रीज कर देते हैं सप्लाई को, नया सप्लाई को ये S1। तो देखो नया डिमांड और नया सप्लाई यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, है ना। हो सकता है सप्लाई जो है वो, सप्लाई कर्व जो है वो, नया सप्लाई कर्व इतना डिक्रीज हो जाए, कितना भी डिक्रीज हो सकता है, तो नया इक्विलिब्रियम ये भी हो सकता है। मतलब ये बात तो पक्की कि इक्विलिब्रियम प्राइस तो बढ़ ही रहा है, इक्विलिब्रियम प्राइस तो बढ़ रहा है, बट इक्विलिब्रियम क्वांटिटी का कुछ नहीं बोल सकते। देखो नई इक्विलिब्रियम क्वांटिटी किधर हो जाएगी, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, मतलब बढ़ भी सकती है, सेम भी रह सकती है, कम भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो हम इक्विलिब्रियम क्वांटिटी के बारे में तो कुछ नहीं बोल सकते, बट हाँ ये हमने देख लिया सीधे सीधे यहाँ पे कि अगर हम ऐसा करते हैं, है ना, हाँ, तो इक्विलिब्रियम प्राइस देखो हमारा बढ़ेगा ही, है ना। शुरू में हमारा प्राइस क्या था, ये था, दिस वाज आवर इक्विलिब्रियम प्राइस P0 एंड Q0। अब अगर मान लो डिमांड बढ़ जाती है और सप्लाई कम हो जाता है, तो या तो हमारा नया इक्विलिब्रियम ये होगा तो भी हमारा प्राइस बढ़ जाएगा, या फिर हमारा P2 नया इक्विलिब्रियम ये होगा तो भी प्राइस बढ़ जाएगा। तो इक्विलिब्रियम प्राइस तो पक्का बढ़ जाएगा, है ना। तो हम क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम प्राइस
rises, but nothing certain can be said about change in equilibrium quantity. C will be the right answer. ठीक है, C will be the right answer. C अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा 47th का. अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 48 क्या बोल रहा है. मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस अंडर. कहाँ पे होता है मार्जिनल रेवेन्यू और प्राइस इक्वल? ये हो गया परफेक्ट कॉम्पिटिशन. दिस इज योर एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और प्राइस. तो ये परफेक्ट कॉम्पिटिशन होता है, हमें पता है. 48 देखो, द शॉर्ट रन सप्लाई कर्व ऑफ अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म इज इक्वल टू. ये क्वेश्चन भी आपके मॉड्यूल में है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन में एक्सप्लेन किया हुआ है. ये कुछ ऐसा होता है कि ये तो हो गया आपका रेवेन्यू, और शॉर्ट रन सप्लाई कर्व जो होता है ना, ऐसे बनाते हो आप, मार्जिनल कॉस्ट कर्व, ठीक है, MC कर्व है ना, और एवरेज कॉस्ट कर्व भी बना दो, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व बना दो ऐसा. तो ये होता है कि परफेक्ट कंपटीशन की बात है. भाई परफेक्ट कंपटीशन में जो शॉर्ट रन सप्लाई कर्व होता है ना, वो किसके बराबर होता है? वो मार्जिनल कॉस्ट के उस हिस्से के बराबर होता है जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से ऊपर होगा. मतलब ये वाला पार्ट, हम इसकी बात कर रहे हैं, इसकी ये वाला मार्जिनल कॉस्ट का वो हिस्सा जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से ऊपर होगा. द राइजिंग पोर्शन ऑफ द मार्जिनल कॉस्ट कर्व, द पोर्शन ऑफ द शॉर्ट रन MC कर्व विच इज अबाउट द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. ये A और B में कंफ्यूज नहीं होना. यहाँ एवरेज वेरिएबल लिखा है, यहाँ एवरेज टोटल कॉस्ट लिखा है, ठीक है. तो ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर जो हिस्सा होता है ना, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर का जो हिस्सा है मार्जिनल कॉस्ट का, है ना, द कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट का वो पोर्शन जो ABC के ऊपर है, वो शॉर्ट रन सप्लाई कर्व को रिप्रेजेंट करता है परफेक्ट कंपटीशन में. 58 देखो, द मार्केट डिमांड कर्व फॉर अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री इज दिस, है ना. ये तो डिमांड कर्व है और ये सप्लाई कर्व है, ठीक है. अब बताओ मार्केट का इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करना है. सिंपल सा है. मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होता है? क्वांटिटी डिमांडेड शुड बी इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड. इक्वल कर दो 12 माइनस 2P इज इक्वल टू 3 प्लस P. तो 12 माइनस 3 इज इक्वल टू P प्लस 2P, है ना. तो ये क्या हो जाएगा? 9 इज इक्वल टू 3P और P की वैल्यू आ जाएगी 3, है ना. अब जब P की वैल्यू 3 आ गई तो चलो इक्वेशन में पुट कर दो इसको, यहाँ पे कहीं पे भी कर दो क्वांटिटी को. क्वांटिटी डिमांडेड इज 12 माइनस 2P, मतलब 12 माइनस 2 इंटू 3. 12 माइनस 6 इज 6. तो क्वांटिटी कितनी आ गई? 6 आ गई, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, ठीक है. तो देखो क्वांटिटी तो 6 होनी चाहिए और प्राइस 3 होना चाहिए. तो ये हमारा आंसर हो जाएगा. ऐसा क्वेश्चन भी मॉड्यूल में नहीं है, बहुत सिंपल है, लेकिन तो आप आराम से कर सकते हो अगर आपने पहले नहीं भी देखा है तो. बस आपको ये ध्यान रखना है, इक्विलिब्रियम, मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होता है? जब डिमांड और सप्लाई इक्वल होता है. अब 51 देखो, इफ द मार्केट डिमांड कर्व फॉर अ कमोडिटी हैज नेगेटिव स्लोप. ये क्वेश्चन भी धांसू क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़ना है भाई, बहुत धांसू क्वेश्चन है ये, इसको ध्यान से पढ़ना है. अगर मार्केट डिमांड कर्व फॉर अ कमोडिटी हैज अ नेगेटिव स्लोप, मतलब मार्केट डिमांड कर्व कैसा है? ऐसा है, नेगेटिव स्लोप है ऐसा. द मार्केट स्ट्रक्चर मस्ट बी, मार्केट का स्ट्रक्चर मतलब पूरा टोटल मार्केट की स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, ये कैसा होगा, है ना. देखो परफेक्ट कंपटीशन में मार्केट, इंडस्ट्री का, एक फर्म का नहीं बोल रही हूँ, एक फर्म का नहीं, पूरे मार्केट, पूरे इंडस्ट्री का डिमांड कर्व कैसे होता है? नेगेटिवली स्लोप. मोनोपोली में भी इम्परफेक्ट, यानी मोनोपोली, ओलिगोपोली या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, इनमें भी, सब में, इन सभी में मार्केट की बात कर रही हूँ, इंडिविजुअल फर्म की नहीं, सभी में मार्केट डिमांड कर्व कैसा होता है? मार्केट डिमांड कर्व की बात कर रहा है, फर्म के डिमांड कर्व की बात नहीं कर रहा है. ये यहाँ पे कैच पॉइंट है, दिस इज द कैच पॉइंट हियर. मार्केट डिमांड कर्व की बात कर रहा है, कैसा होता है इन सब में? नेगेटिव स्लोप, डाउनवर्ड स्लोपिंग. सो मार्केट डिमांड कर्व इज अ नेगेटिव स्लोप, देन द मार्केट स्ट्रक्चर मस्ट बी. अब अपन क्या बताएं मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में? नहीं पता भाई, इनसफिशिएंट इन्फॉर्मेशन है, हमें नहीं समझ आता, क्योंकि सारों में ही डाउनवर्ड स्लोपिंग है मार्केट डिमांड कर्व. फर्म का, इंडिविजुअल फर्म का डिमांड कर्व नहीं बोल रहा है, पूरे मार्केट का डिमांड कर्व बोल रहा है, ठीक है. चलो क्वेश्चन 52 भी थोड़ा अलग ही है. देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट. इन प्रोडक्ट्स में क्या हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं? हाँ, हैमबर्गर बर्गर की तरह ही होता है, कर सकते हैं. शर्ट में भी अलग अलग डिजाइन हो सकती है, कार्स में, ऑटोमोबाइल्स में तो होती है अलग अलग डिजाइन. तो ऑल ऑफ द अबव विल बी द आंसर. ये तो बहुत ही सिंपल था.
53 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनल कॉज ऑफ बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल का चैप्टर अगर आप देखोगे, उसका लाइव रिविजन वीडियो है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, अच्छे से पढ़ लेना। एग्जाम में 10 मार्क्स का वेटेज कवर करता है चैप्टर 5, ठीक है, छोड़ के मत जाना, बहुत ईजी है और इम्पॉर्टेंट है। नॉट एन इंटरनल कॉज, इनमें से कौन सा इंटरनल कॉज नहीं है बिजनेस साइकिल का? तो आप देखोगे तो टेक्नोलॉजी शॉक्स, इट इज़ नॉट एन इंटरनल कॉज। ये कई बार पूछ चुका है ये सेम क्वेश्चन। टेक्नोलॉजी शॉक्स इज एन एक्सटर्नल कॉज ऑफ बिजनेस साइकिल, ठीक है। अब फिर देखो, बिजनेस साइकिल अगर हम ड्रॉ करते हैं तो कैसा होता है, ऐसा होता है ना, ठीक है। फिर दिस इज द ट्रेंड लाइन, दिस इज द ट्रेंड लाइन, ऐसी ट्रेंड लाइन होती है ना। अब ये क्या होता है, दिस इज योर पीक, द टॉप मोस्ट पॉइंट, दिस इज योर ट्रॉप, द बॉटम मोस्ट और द लोवेस्ट पॉइंट इन अ बिजनेस साइकिल। पीक इज द डैश स्टेज ऑफ एक्सपेंशन, पहले यहाँ पे ये जो राइज होता है इसको हम कहते हैं रिकवरी या एक्सपेंशन या अपवर्ड स्विंग, अप स्विंग, ठीक है। फिर जो ये फॉल होता है ना, ये फॉल होता है, इसको हम कहते हैं कंट्रैक्शन, रिसेशन या डाउन स्विंग, डाउन स्विंग क्योंकि नीचे आता है। तो पहले एक्सपेंशन आता है, फिर पीक आता है, फिर कंट्रैक्शन, फिर ट्रॉफ या डिप्रेशन। तो एक्सपेंशन पहले आता है, फिर पीक इज द लेटेस्ट स्टेज ऑफ एक्सपेंशन। तो 54 का आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट लास्ट 6 क्वेश्चन बचे हैं। 55 देखो, डिफरेंट बिजनेस साइकिल्स डैश इन ड्यूरेशन एंड इंटेंसिटी, ये क्वेश्चन पहले भी आया है। जो भी बिजनेस साइकिल्स होते हैं वो ड्यूरेशन और इंटेंसिटी में डिफर करते हैं, ठीक है, दे विल बी डिफर, है ना। तो 55 का आंसर हो जाएगा ए। 56 देखो, रिपरकशंस ऑफ बिजनेस साइकिल्स गेट फेल्ट ऑन नियरली ऑल इकोनॉमिक वेरिएबल्स, ये आपके मॉड्यूल से लाइन उठाइए, एज इट इज लाइन उठाई हुई है। क्या बोल रहा है, जो रिपरकशंस है, रिपरकशंस का मतलब क्या होता है, आफ्टर इफेक्ट्स या इफेक्ट्स जो भी हो गए है ना, रिजल्ट्स, कुछ ना कुछ फर्क आता है ना, इफेक्ट ऑफ बिजनेस साइकिल गेट साइमल्टेनियसली फेल्ट ऑन ऑल इकोनॉमिक वेरिएबल्स। इकोनॉमिक वेरिएबल्स का मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल सेविंग, आउटपुट, ग्रोथ रेट, इन्फ्लेशन, जो भी इकोनॉमिक वेरिएबल्स है सब पर बिजनेस साइकिल का इम्पैक्ट आपको साइमल्टेनियसली देखने को मिल जाता है। 56 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 57 देखो, मार्क कर लो, कॉबवेब थियोरी के बारे में हमने पढ़ा नहीं है सच, है ना, थोड़ा सा है बिल्कुल। तो कॉबवेब थियोरी किसने दिया, निकोलस कैल्डर ने दिया है, याद रखना, निकोलस कैल्डर ने कॉबवेब थियोरी दिया है। 58 देखो, ड्यूरिंग बिजनेस साइकिल अपोजिट ऑफ पीक इज, अभी देखा था, ऐसे हम बिजनेस साइकिल को ड्रॉ करते हैं ना, ऐसे। तो दिस इज योर पीक एंड दिस इज योर ट्रॉफ, ठीक है। सो इट इज व्हाट, ट्रॉफ, है ना। 58 का डी हो जाएगा। फिर 59 और 60 देखो, 59 है डिक्रीज इन इनपुट डिमांड, इनपुट्स की डिमांड कम हो गई। इनपुट बोले तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो यूज होते हैं प्रोडक्शन में, है ना। इनपुट का मतलब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की डिमांड कम हो गई। सप्लाई मान लो सेम है ना, तो मतलब डिमांड तो कम हो गई और सप्लाई एक तरीके से सेम है। जब भी डिमांड कम हो जाती है, सप्लाई डिमांड से ज़्यादा होती है, डिमांड में फॉल होता है, तो प्राइजेस विल, यस, डिमांड कम हो गई, प्राइजेस विल फॉल। तो प्राइजेस ऑफ इनपुट्स विल गो डाउन, इट पुल्स द इनपुट प्राइसेस डाउन, ठीक है। ये याद रखना, ये मूल मंत्र है चैप्टर 4 का। जब भी मार्केट डिमांड जो है वो ज़्यादा होती है मार्केट सप्लाई से, तब आपके प्राइजेस शूट अप होते हैं, प्राइजेस विल गो अप। और अगर सप्लाई ज़्यादा होती है डिमांड से, तो प्राइजेस विल बी पुल्ड डाउन, नीचे आ जाएंगे। 59 का करेक्ट आंसर सी। लास्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 60, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग बिजनेस साइकिल, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है बिजनेस साइकिल से रिलेशन में, इन रिगार्ड टू बिजनेस साइकिल। दीज आर कंटेजियस एंड इंटरनेशनल इन कैरेक्टर, बिल्कुल सही बात है। दे बिगिन इन वन कंट्री एंड स्प्रेड टू अदर कंट्रीज, बिल्कुल सही। दे हैव सीरियस कंसिक्वेंसेस ऑन द वेलबींग ऑफ सोसाइटी, ये भी सही है। ऑल ऑफ दीज आर ट्रू। सो गाइज, दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप आपको एंजॉय किया आपने, आपको मज़ा आया और अच्छे से आपका पूरा इकोनॉमिक्स रिवाइज हुआ, कंसेप्ट क्लियर हुए, एक रिविजन्स का ब्रशअप हो गया, टॉपिक्स को आप रिवाइज कर पाए अच्छे से और सारे 60 क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ आए। कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस भी थे, कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी इस बार एमटीपी में डाले गए थे, अच्छे से मैंने आपको करवा दिया। फिर भी कोई डाउट है आपको तो आप नीचे कमेंट्स में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। I'll try to come up with a solution within 24 hours. That was all from my side. See you all. Bye bye. Don't forget to like the video and share it with the maximum people. Good night. Bye bye.